पर पूरा टेंजेंशियल होगा या नहीं होगा, तो क्रिटिकल पर होगा, लेकिन एक फाइनाइट रेडियस के पाथ में वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसकी रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस r इजकल टू होता है mv अपॉन क्यूब b। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, एंड q चार्ज, एंड b इज द अप्लाइड फील्ड। यदि वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कर्व टाइप में रेडियल पाथ में, मतलब एक सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। रेडियल नहीं, रेडियल और टेंजेंशियल का एक सर्कुलर पाथ बनेगा, लेकिन वो परफेक्टली टेंजेंशियल होंगे नहीं होंगे कैविटी पर, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन सर रेडियस ऑफ आर क्या होगा, mv क्यूब b। वो तो अपन यदि a अपॉन b की रेडियस का हाफ यदि अपन रेडियस सेट करेंगे तो टेंजेंशियल पार्ट होगा, तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर होगा। तीसरा इफ, तीसरा इन प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का है कि अपने पास यहां कैथोड है, वहां से इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भी राउंड कर सकता है, मतलब कंप्लीटली सर्कुलर पाथ फ्री स्पेस के अंदर मूव करने लग जाएगा, मतलब वहां हर केविटी गैप से टेंजेंशियली पास हो सकता है वो। फोर्थ, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, कैथोड सरफेस पर बैक फॉल होगा, वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, यहां वापिस बैक फॉल होगा, जिससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, कैथोड से और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। ये बैक फॉल होने से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, तो इस कंडीशन से अपन इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए कैथोड को कोई हीटिंग पावर देने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के इनिशियल इफेक्ट के कारण यहां से क्या हो जाएगा, जैसे ही वो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा एक्सेलरेटेड होके बैकफॉल होगा, रेट्रेंट कैविटी में नहीं पहुंचेगा, मतलब फेवरेबल नहीं है वो, अपन आउटपुट पावर में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वो बैक फेल होके हीटिंग इफेक्ट से अदर इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा, और उस कंडीशन में उसके मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अपन जीएम काउंटर में बात करते हैं, कहां पर, गाइगर मुलर काउंटर में, तो वहां बैक इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड को शिल्ड कर लेते हैं। ये दूसरा होता है पॉजिटिव आयन कहां पर जाते हैं, कैथोड पर जाते हैं, तो कैथोड पर जाके इलेक्ट्रॉन इमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से फिर दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे बाय फॉल डाउन से, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, अपने पास इस रिटेंट कैविटी के स्पेशली किसी फेनोमेना कैविटी से इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें अपन 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्टिव पोजीशन विथ किससे ले, रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड पर पहुंचने वाले 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिसमें से कौन से फेवरेबल मतलब पावर डिलीवर में कंट्रीब्यूट होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन पावर डिलीवर में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यहां एक क्लियर है कि बैक हीटिंग इफेक्ट के द्वारा अपन को कैथोड पर कोई किसी प्रकार की पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। पहले स्टार्ट में एक्सेलरेटेड करके इलेक्ट्रॉनों को पहले पावर में हीटिंग देनी पड़ी, फिर हीटिंग पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। तो इस बैक हीटिंग से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनका बंचिंग बनके वो अपने पास रिटेंट कैविटी में अपनी एक्सेलरेटेड एनर्जी को ट्रांसफर करके हाई पावर के माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, तो अपन 3 टाइप के इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस गेन करें।
मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की ये पोजीशन है, मैं 3 इंटरेक्टिव पॉइंट पोजीशन, 4 पोजीशन बनाता हूँ। ए, बी, सी और डी। तो इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड को एनर्जी ट्रांसफर करता है उसको अपन फेवरेबल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो एनर्जी एक्सेलरेटेड न होकर मैग्नेटिक फील्ड के कारण वापस क्या हो जाता है, कैथोड पर फॉलबैक हो जाता है, वो अनफेवरेबल होता है, लेकिन उसके फॉलबैक से इमिट इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन इन बंचिंग प्रोसेस में होकर हाउ पावर इंड्यूस करता है। तो देखो ए पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सेलरेटेड होके ए रिटेंट कैविटी की इस हाई वोल्टेज पर कोई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यदि उसमें जाएगा तो वो अपनी एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, किसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड को, क्योंकि डी एक्सेलरेशन के कारण। ठीक है। दूसरा, सेकंड बी पार्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो अनएक्सेलरेटेड है। कौन सा है, अनएक्सेलरेटेड है, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण फॉल बैक हो जाएगा किस पर, सरफेस पे। तो बी इलेक्ट्रॉन, जो बी पोर्शन वाला इलेक्ट्रॉन है वो अनफेवरेबल है, वो अपना पावर एम्प्लीफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर इस एक एक फॉलबैक से सी और डी इलेक्ट्रॉन, जब तक अपने मान से एक फाइनाइट टाइम के बाद में वो जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उससे पहले इलेक्ट्रॉन बी आ गया वो तो नहीं होगा, लेकिन सी वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक स्लोअर होगा। तो ए वाले इलेक्ट्रॉन को सी और डी वाले इलेक्ट्रॉन रीच कर लेंगे किस पोजीशन से, कि अपने पास एक बी इलेक्ट्रॉन था, ए इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर गया और वो डी एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन ये हो गया कि वहां पर एनर्जी क्या हो गया, डी एक्सेलरेशन, स्लो हो गया, वो एनर्जी कुछ ट्रांसफर कर दी, क्या हो गया, स्लो हो गया, और वो चल रहा है आगे दूसरी कैविटी पर पहुंचेंगे। तो उतने टाइम में अपने पास बाद में सी आया तो क्या हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया, तो एक को रीच कर लेगा, मतलब सेकंड कैविटी तक जाने से पहले। और जो डी पर ये डी इलेक्ट्रॉन है वो एक एक फॉलबैक से इंड्यूस हुआ है, तो उसमें एनर्जी पहले से ही ग्रेटर होगी, क्योंकि एक तो अपन थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और लो काइनेटिक एनर्जी का होता है, एक अपन हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को उस पर फॉलबैक करके इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, वो हाई एनर्जी, तो डी इलेक्ट्रॉन भी ए इलेक्ट्रॉन को रीच कर लेगा। और ये तीनों इलेक्ट्रॉनों का जो बंचिंग है वो अपने पास पॉजिटिव रिटार्डेड पोटेंशियल, उनके लिए मैं ये पॉट बना लेता हूं कि मान लो डी के बाद जस्ट यहां तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अपन यदि तीनों इलेक्ट्रॉनों का बंच यहां से यहां पर एच हो गया, ये तीनों इलेक्ट्रॉन बंच करके इस पॉजिटिव हाफ सर्कल में उस कैविटी के रिटार्डेड पोटेंशियल पर अपनी एनर्जी बंच फॉर्म में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो मतलब ए, सी और डी फेवरेबल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस द बंचिंग बाय बैक इफेक्ट ऑफ अनफेवरेबल इलेक्ट्रॉन बी। ये अपने पास टाइप से फॉर्म बन के से बंच इलेक्ट्रॉन, यहां एक बंच इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी, हाई एनर्जी माइक्रो फील्ड को गेन हो जाती है, बंच इलेक्ट्रॉन, रिटार्डेड पोटेंशियल है। यहां ये मैग्नेट्रॉन की वर्किंग का फॉर्मूला हो गया, वर्किंग समझा दी, डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब अपन इसका एक डेरिवेशन मैथमेटिकली, एक हार्टी रिलेशन फॉर द मैग्नेट्रॉन, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। दूसरा अपन डेरिवेशन फॉर द होल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, होल कट ऑफ वोल्टेज, मतलब एक फाइनाइट वोल्टेज कितनी दें कि इलेक्ट्रॉन रिटेंट कैविटी पर टेंजेंशियली इंटरेक्ट कर लें, तो मैथमेटिकली डेरिवेशन, ठीक है।
कि कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करें और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करें, जिनको होल कट वोल्टेज, होल कट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो पहले एज्यूम कर लेते हैं कि our retained cavities are aligned in the xy plane on the circular surface, anode surface, and magnetic field is applied on z axis. A uniform magnetic field is applied along to z axis. The electrons are oscillated in radial direction in xy plane. तो पहले एज्यूम B is equal to is B नॉट z कैप, पहले तो ये नोट कि अपना मैग्नेटो सिलेंडर XY प्लेन में, तो XY प्लेन में रेडियल कंपोनेंट है, वेलोसिटी कौन सी है, रेडियल कंपोनेंट, तो V इज इक्वल टू VR RK, इनिशियली रेडियली एक्सेलरेटेड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू रेडियल कंपोनेंट अलोंग टू z एक्सिस। ठीक, तो इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों लगेंगे, रेडियल वेलोसिटी तो प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। लास्ट में जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट की होगी, रेडियल कंपोनेंट प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट फाई। ठीक है, तो इनिशियली कंडीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी कि एफ बी बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी। यदि वो रेडियली एक्सेलरेटेड है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अलोंग टू जेट एक्सिस है, तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू को अपन निकालें, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज वी आर आर के क्रॉस बी नॉट जेट के। रेडियल वेलोसिटी ही v वेलोसिटी हो तो अपन पास एक बार r के टर्म में लिख लेना चाहिए, माइनस ई वी आर बी नोट आर केप क्रॉस जेड केप, आर थीटा फाई आर रो फाई जेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो आर केप क्रॉस रो फाई केप लेकिन नेगेटिव में आएगा, आर केप क्रॉस जेट और फाई केप डायरेक्शन बन जाएगा, नेगेटिव में फाई केप आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ई वी आर बी नोट फाई केप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा। ये क्लियर है? ठीक है। अपन टॉर्क, तो यहां पर अभी मैं वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी v, अपन यहां पर मैं केवल कंपोनेंट यदि आर केप डायरेक्शन में है तो कंप्लीटली अपने जनरल फॉर्म में इसका मैग्नेटिक फोर्स F को अपन ये लिख लें कि ई वी बी नॉट, फाई केप डायरेक्शन में रेडियल कंपोनेंट होगा तो केवल फाई डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके यदि दोनों कंपोनेंट हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी क्या होगा, अलग डायरेक्शन में भी होगा, मतलब चेंज भी होगा फाई से, मतलब रेडियल डायरेक्शन में भी आएगा। तो कंप्लीट जनरल मैग्नेटिक फोर्स इज ई वी बी नॉट, नॉर्मली होगा वेलोसिटी की। तो अपन इसका टॉर्क निकालें, इलेक्ट्रॉन पर कितना टॉर्क लगा, इसके कारण रोटेट हो जाएगा। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन इज रोटेट, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए अपन टॉर्क टो इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा, इसको अपन डी एल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। इधर आर रेडियस एट डिस्टेंस आर पर, तो आर केप लिख सकते हैं, आर केप क्रॉस एफ वाला अपना इनिशियल फाई डायरेक्शन में है, और क्या है अपन बाहर ले लें इसको, ई वी बी नोट, आर ई वी
बी नोट और आर केप क्रॉस फाई केप बच जाएगा। आर केप क्रॉस फाई केप कौन सी डायरेक्शन जाएगी? जेड केप। आर ई वी बी नोट जेड केप। टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डेट एक्सिस होगी, तो कोई भी रोटेशनल क्वांटिटी के लिए रोटेशनल क्वांटिटी अलोंग टू एक्स एक्सिस होती है, तो वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा, जिस जेड कैप पर टॉर्क की डायरेक्शन है। तो अपन वेक्टर फार्मूला तो चेंज करते हैं, ये वेक्टर फार्मूला तो केवल अपन डायरेक्शन को बता रहे हैं। मैं यहां पर एल को डिफाइन करूं तो एल सर्कुलर मोशन के लिए mvr होता है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करें तो m ओमेगा आर स्क्वायर होता है, m ओमेगा आर स्क्वायर होता है। तो अपन यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस इक्वेशन के अंदर L की वैल्यू को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और दूसरा जेड मतलब जेड के डायरेक्शन वेक्टर L हटा देंगे, तो d अपॉन डी टी m ओमेगा आर स्क्वायर इजकल टू आर ई वी बी नोट। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करें, m बाहर ले सकते हैं, ओमेगा अपनी कोई फ्रीक्वेंसी है, किसके कारण? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, बराबर आर ई वी बी नोट। तो डिफरेंशिएशन फॉर्म में वेलोसिटी v को अपन dr अपॉन dt के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशियल फॉर्म बना लें ताकि अपन ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। राइट साइड में ये जो वेलोसिटी v है, वैसे रेडियल कंपोनेंट अपन स्टार्ट में अभी रेडियल कंपोनेंट के लिए सोल्व कर रहे हैं इसको, तो मतलब v इजकल टू dr अपॉन dt, तो मतलब m d अपॉन डी टी m ओमेगा आर स्क्वायर इजकल टू आर ई बी नोट डी आर अपॉन डी टी। यदि मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है तो इसको अपन डेल अपॉन डेल टी को बाहर ले सकते हैं और अंदर आर स्क्वायर है बाहर, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपॉन 2 और बी जेड लिख सकते हैं, बी नोट जो है बी जेड। दोनों तरफ टी फैक्टर कैंसिल कर दें तो मतलब एम ओमेगा आर स्क्वायर बराबर ई बी नोट आर स्क्वायर अपॉन 2। तो मतलब ओमेगा इजकल टू ई बी नोट अपॉन 2m। डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर बी जेड, या मास m अपने पास यदि कांस्टेंट है तो ई बी नॉट अपॉन 2m। यहां अपन एक कंडीशन पर फॉर्मूला वैल्यू मतलब ओमेगा की वेलोसिटी ऑन द कैथोड सरफेस या एनोड सरफेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये अपने पास जो फंक्शन आ गया है वो तो क्या गया, आर इंडिपेंडेंट आ गया, फिक्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑन द कैथोड सरफेस ऑन द एनोड सरफेस अलग अलग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाइड करके एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू अपन ऑन कैथोड सरफेस और एनोड सरफेस फाइंड आउट कर सकते हैं।
मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको रियर वापस लिख लेता हूँ, ये एम डी अपॉन डी टी ओमेगा आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी ई बी नॉट बाई 2 आर स्क्वायर, टेकिंग द इंटीग्रेशन इन बोथ आर साइड। तो एम ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगा इधर, ई बी नॉट बाई 2 आर स्क्वायर है, प्लस कोई कांस्टेंट क्या है, ताकि अपन आर के रिलेशन से कांस्टेंट के से अपन ओमेगा की वैल्यू कैथोड एनोड सरफेस के लिए अपन रिलेशन फाइंड आउट कर लें। तो देखिए अपन पास कैथोड सरफेस पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है, वहां रोटेट नहीं है। स्टार्ट में जब r बराबर 0 पर कोई रोटेशन नहीं है तो अपन r बराबर a, कैथोड सरफेस 0 पे स्टार्ट नहीं हो रहा अपना कैथोड सरफेस क्या है, r बराबर a। तो एट कैथोड सरफेस और r इजकल टू a ले लें, अपने सरफेस रेडियस b मानी है तो b ने a, एंगुलर वेलोसिटी 0, एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0 है। तो इस कंडीशन से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बराबर a कर दो, तो अपने पास दोनों पर वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ a और वहीं 2 है, इस साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो k1 की वैल्यू हाफ में आ जाएगी, हाफ m, सॉरी ये तो ओमेगा 0 हो जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, हाफ ई बी नॉट ए स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m ओमेगा आर स्क्वायर बराबर ई बी नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ ई बी नॉट ए स्क्वायर। तो इसमें कॉमन ले लो, हाफ ई बी नॉट, तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एम ओमेगा आर स्क्वायर में रिलेशन आ गई। तो ओमेगा अपने पास एथोड कैनोड सरफेस के टर्म में आ गई। ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला अपन फाइंड कर लें, इसे ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लो। ओमेगा इजकल टू एम आर स्क्वायर का डिवाइड दे दो, तो हाफ ई वी नॉट अपॉन एम, और आर स्क्वायर का आगे वाले में दे दो 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। जहां ई बी नॉट अपॉन एम ये साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी कहलाती है, इसलिए अपन ओमेगा सी बाई 2 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन निकालो। अब अपने पास यहाँ टोटल जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो रेडियल पार्ट भी होगा, कंपोनेंट जो टेंजेंशियल पार्ट भी होगा। तो अपन दूसरा सरफेस अपन एनोड सरफेस कैथोड ले लिया, तो अब एनोड सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली पार्ट ही होना चाहिए, रेडियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन से फिर अपने पास यहाँ एंगुलर वेलोसिटी का जो कट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के टाइप से अपन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको हॉल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, एक बार यहां तक इस डेरिवेशन को होल्ड कर लेना। कल नेक्स्ट क्लास में अपन यहां मतलब ये डेरिवेशन करके अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिस्टेंस आर के मतलब आर है पॉइंट बिटवीन ए टू बी, जो अपने पास सिलेंड्रिकल कैथोड्स हैं एनोड के बीच की स्पेस का है, तो अपन वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, होल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और कितना वोल्टेज लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के कि परफेक्टली इलेक्ट्रॉन्स है केविटी के अंदर क्या हो बंचिंग प्रोसेस से एनर्जी डिलीवर करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना है, कल मिलते हैं। ओके, थैंक्स।